हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 27 मई का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में है जो हम जो जो इम्पोर्टेंट आपका खबर है, एडिटोरियल्स भी और जो जो इम्पोर्टेंट बाकी न्यूज़ है उस सबको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो जो टॉपिक्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है और क्या आप किस पेपर में जीएस के या किस पेपर में आपका वो हेल्प कर सकता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें। इसमें जो आपका आधे घंटे 45 मिनट्स का जो वीडियो होगा, इसमें आपका जो है पूरा न्यूज़पेपर और करंट अफेयर उससे रिलेटेड जो भी है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आप जैसा जानते हैं कि रिलेटेड करंट अफेयर जो भी न्यूज आता है उससे रिलेटेड सवाल काफी पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज में हो, प्रीलिम्स में हो। तो इसको आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और अपना नोट्स भी इसके साथ ही साथ आप बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, फिर अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो पॉज करके आप जो अपना नोट्स जरूर बनाएं ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर पाएं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं फ्रेंड्स तो इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप जो है बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो आपको है न्यूज, साइक्लोन यास मेक्स लैंडफॉल इन बालासोर, ट्रिगर्स हेवी डैमेज। तो ये बेसिकली जो हम देख रहे थे उस दिनों से कि एक साइक्लोन जो ये आने वाला है, साइक्लोन यास। तो कल इसका लैंडफॉल हुआ, कल जैसा प्रिडिक्टेड था। तो लैंडफॉल इसका बालासोर जो है आपका ये उड़ीसा में, उसके तट पे कोस्टल पार्ट पे वहां पे लैंडफॉल हुआ, साउथ ऑफ बालासोर में। एक वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये बेसिकली जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया आपको, और एक अलग से मेरा वीडियो भी है साइक्लोन को लेकर के, टॉपिकल साइक्लोन्स का डिटेल में बताया है कि कैसे उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, धीरे धीरे वो कैसे बढ़ता है, मैच्योर स्टेज क्या होता है उसका, और उसके बाद फिर कैसा उसका कैटेगरी जो होती है स्पीड के बेसिस से बेसिकली इसको कैटेगराइज किया जाता है कि कितनी स्पीड होगी, उस हिसाब से इसका वेरी सीवियर सुपर साइक्लोन की कैटेगरी होती है। इसके अलावा नेमिंग का भी हमने बात की। साइक्लोन यास जो ये नाम है ये ओमान ने दिया है, तो ये कैसे नामकरण होता है कर सकते हैं साइक्लोन का, तो उसका भी हमने एक उसी वीडियो में सारा डिटेल बताया है। और साथ ही साथ यही बताया है कि बे ऑफ बंगाल में जो ज्यादा हम देखते हैं साइक्लोन होने का उसका रीजन। तो ये जो बेसिकली वेरी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में, जैसे मैंने कहा, इसका स्पीड जो है तकरीबन 220 किलोमीटर से कम था। तकरीबन 160-180 की स्पीड थी इसकी, जो इसीलिए इस कैटेगरी में रखा गया है। एक कह सकते हैं एक ग्रेड नीचे है सुपर साइक्लोन से। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसने उड़ीसा के तट पे किया, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल पे भी इसका असर रहा, वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। और ऑलरेडी क्योंकि ये डिजास्टर से आपका रिलेटेड, तो ऑलरेडी डिजास्टर जो है बेसिकली गवर्नमेंट जो ऑलरेडी क्योंकि वार्निंग उनको मिल चुकी थी पहले से ही, तो इन्होंने प्रिपेयर करके रखा था। बेसिकली जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 1 करोड़ बंगाल में से कहा गया 1 करोड़ पीपुल हैव बीन अफेक्टेड एंड अबाउट 15 लाख पीपुल हैव बीन इवैक्यूएटेड। तो ऑलरेडी जो लोग जो कोस्टल एरिया जो अफेक्टेड एरिया पे थे उनको पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, ताकि जो बेसिकली जान माल के नुकसान नहीं हो, लोगों की जान ना जाए इस साइक्लोन में फंस करके या फ्लड में फंस करके। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था। तो ये आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का सवाल जो है आ सकता है, क्योंकि इस बार हमने बहुत सारा आ, देखा है डिजास्टर साइक्लोन स्पेशली। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के केस में आप जो है इन चीजों को लिख सकते हैं कि एक तो वार्निंग सिस्टम हो गई आपकी, वार्निंग सिस्टम आपका होना चाहिए प्री डिजास्टर में। प्री डिजास्टर में वार्निंग सिस्टम आपकी है, प्रिपेयर्डनेस आपका हो गया, आपका जो इवैक्यूएशन प्लान हो गया, पोस्ट डिजास्टर में आपका जो पोस्ट डिजास्टर रिलीफ वर्क हो गया आपका। उसके अलावा जो है ना कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन वर्क हो गया आपका, कुछ टूट गया फूट गया तो रिकंस्ट्रक्शन हम करा रहे हैं, उसका रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, मनी रिलीफ हो गया आपका, या खाने का रिलीफ हो गया। ये सारी चीजें जो है बेसिकली डिजास्टर का पार्ट है, मोटा मोटी जो है। इसको आप जो है इन चीजों को आप जरूर लिखें कि साइक्लोन आया तो हम कैसे डिजास्टर से हम टैकल कर पाए। कोई भी जान माल अगर देखें तो 5 पर्सन वे किल्ड, 4 इन उड़ीसा एंड 1 इन वेस्ट बंगाल। तो काफी कम है। अगर पहले के समय में हम देखें, अगर 10 साल 15 साल पहले की बात अगर हम कहें तो ये काफी ज्यादा होता था हर साइक्लोन में या डिजास्टर के केस में। तो इसको हम कम कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारा अच्छा हुआ है, वार्निंग सिस्टम हमारे पास डेवलप हो गई है, हमें पहले से पता रहता है, और उस हिसाब से हम प्रिपेयर भी कर पा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेज हमारे हैं, NDRF, SDRF, जो इसको टैकल करती है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है कि झारखंड में एज ए साइक्लोन, मतलब वेरी सीवियर नहीं, एज ए नॉर्मल साइक्लोन की तरह ये एंटर करेगा, वहां पे भी बेसिकली जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिल सकता है। तो इसका जो वीडियो है जरूर आप देखें फ्रेंड्स, साइक्लोन के ऊपर में। नेक्स्ट आपका जो न्यूज है, व्हाट्सएप अप्रोचेस दिल्ली हाईकोर्ट टू चैलेंज न्यू IT रूल्स। तो ये कल जो है नया IT रूल जो है कल से इम्प्लीमेंट हो गया एक तरह से। 25 फरवरी को बेसिकली गवर्नमेंट इसको नोटिफाई किया था, तो 3 महीने का समय दिया गया था, हाँ, कंपनियों को, सोशल मीडियाज को, कि आप इसको अपने इस रूल के हिसाब से अपने आप में ये आपका जो सिस्टम उसमें आप चेंज कर ले।
और ये 3 महीना जो है कल पूरा हो गया, कल से ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो कल से जो है इसके जो भी रूल्स है वो इम्प्लीमेंट हो गए, आपको फॉलो करने हैं। तो इसी के अगेंस्ट में बेसिकली जो रूल के अगेंस्ट में दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच किया गया व्हाट्सएप के द्वारा। इसमें जो एक रूल है इसका हमारा डिटेल वीडियो भी है, कल ही मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं बेसिकली। तो आपको पूरा आईटी रूल जो है समझ में आ जाएगा, कैसे बैकग्राउंड क्या था इसका, कैसे इसमें है। तो इसमें बेसिकली क्या रूल्स को चैलेंज किया है व्हाट्सएप ने, एक रूल है इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें रूल में कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर करती है किसी आपका पोस्ट के लिए, किसी ना मैसेजेस के लिए, तो आपको उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर, मतलब मैसेज स्टार्ट कहाँ से हुआ, किसने उस मैसेज को पहली बार पोस्ट किया था आपसे, आपके प्लेटफॉर्म पे, उसको आपको बताना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा, ताकि गवर्नमेंट नेसेसरी एक्शन ले सके। तो इसके अगेंस्ट में व्हाट्सएप गई है, इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, कि ये बेसिकली एक तरह से हमारा जो पॉलिसी है ऑलरेडी इन टू इंक्रिप्शन वाला पॉलिसी जो है, वो उसको ये कहीं ना कहीं हमको ब्रेक करना होगा, जो कि गलत है। और उसके अलावा प्रीवियसी प्रिंसिपल जो है अंडरलाइंग इट, कि प्रीवियसी हम प्रोटेक्ट करते हैं लोगों की, यूजर्स की, कि आपका प्रीवियसी हैम्परिंग, हम आपके मैसेज को नहीं देखेंगे, कोई नहीं देख सकता है। तो इसको भी हम कहीं ना कहीं इससे वायलेट करेंगे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ टू प्रिवेसी एंड फ्री स्पीच, इसको कहीं ना कहीं हैम्पर होगा इस आईटी रूल के कारण। तो ये रूल जो है बेसिकली, ये आपका रूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इसका पूरी नाम है। जैसे मैंने कहा 25 फरवरी को नोटिफाई हुआ था, 3 महीने बाद इसका इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन जो इसमें बेसिकली सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इंक्लूडेड है, और डिजिटल न्यूज पब्लिशिंग जो होता है आपका, आप देखते हैं ऑनलाइन न्यूज बहुत सारे आजकल हो गए, पब्लिश करते हैं ऑनलाइन न्यूज, हार्ड कॉपी नहीं होता उनका। तो वो सब सारे जब उन्होंने ऑलरेडी वो पिटीशन उन्होंने दिया है, द वायर जैसे हो गया, द न्यूज मिनट, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड एंड द फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, तो इन्होंने बेसिकली ऑलरेडी पिटीशन गवर्नमेंट हाईकोर्ट में जारी किया है कि जो रेगुलेट आप करें डिजिटल न्यूज को, ये गलत है। एक तरह से एक रेगुलेशन का है, बेसिकली गवर्नमेंट कर रही है कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स हमने दिया है, रेगुलेट हम नहीं कर रहे हैं, बट इनका कहना है कि ये एक तरह से रेगुलेशन ही आपका है, इसके अगेंस्ट ये बेसिकली गए हैं कोर्ट में। तो इसके अलावा आगे का इसमें रिलेटेड न्यूज, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो बेसिकली व्हाट्सएप ने क्या कहा है कि फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी जो है गारंटी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर में फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी है, जिसको कि आप हैम्पर कर रहे हैं आईटी रूल के हिसाब से। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट उन्होंने कोर्ट किया है कि एस पुत्तुस्वामी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्रिवेसी जो है एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 है। ऐसे संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग आर्टिकल्स को अलग अलग केसेस में इंटरप्रेट करता है, उसका जो डिफिनेशन है उसको एक नया मोड़ देता है। तो उसमें भी कोर्ट ने इस केस में कहा था कि इस आर्टिकल में राइट टू लाइफ जो आर्टिकल है, इसमें आपका राइट टू प्रिवेसी भी इंक्लूडेड है, ये भी एक राइट है। सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट द राइट टू प्रिवेसी इंक्लूडेड इन द राइट टू एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब आपका इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा, ये राइट टू प्रिवेसी के पार्ट ही है। इस अगर हम अभी ऑरिजिनेटर, अगर हम आईटी रूल की बात करें तो वो उसको कहीं ना कहीं वायलेट करता है, ये व्हाट्सएप की अपना स्टैंड है। रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट हार्म इंक्लूडिंग ब्रेकिंग इनटू एन्क्रिप्शन एंड चिलिंग लॉफुल स्पीच। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप ने अपना पिटीशन में कहा है। तो इसके से मैंने कहा, अब हमारा एक डिटेल वीडियो जो कल ही मैंने अपलोड किया है इसको, तो इसमें हमने बताया कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये आईटी रूल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्या कारण थे। इसके अलावा इसमें सोशल मीडिया तो है ही, इसके अलावा एक नया कैटेगरी इंक्लूड किया गया, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया, जो बेसिकली है आपका कि ग्रेटर देन 50 लाख यूजर अगर आपके हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हो गए, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो इस रूल में सोशल मीडिया के लिए रूल है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के लिए, उसके साथ ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए न्यूज रूल्स है, जिसको हमने डिटेल में बताया है। तो इसमें तीनों इंक्लूडेड है। और इसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि आपको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रखना होगा, वो क्या होगा उसका भी हम बताया है। और इसको क्रिटिसिज्म इसका क्यों हो रहा है, क्या इसमें लूपहोल्स है या कह सकते हैं आप पॉइंट्स जो हैं क्रिटिसिज्म के, उसको भी हमने बताया, ताकि आप आंसर जो है वो डिटेल में आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस अगर आता है तो उसको आप कर सकें, उसको क्रिटिसिज्म लिख सकें, और उसका मेन जो पॉइंट्स है उसको भी आप लिख सकें। तो इस वीडियो को जरूर फ्रेंड देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उस क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज पर ही आपका मेजर लैब्स इन गिविंग वैक्सीन इन यूपी विलेज। तो ये देखा गया बेसिकली यूपी के विलेज सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में
बेसिकली 20 विलेजेस को गलती से 2 डोजेज जो दिया गया वो अलग अलग वैक्सीन का दे दिया गया। कोविशील्ड पहले डोज में दिया गया और कोवैक्सीन जो है दूसरे डोज में सेकंड शॉट में उनको दे दिया गया। तो अभी तक बेसिकली इन पे कुछ साइड इफेक्ट देखा नहीं गया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे इंक्वायरी ऑर्डर की है। तो ये आप ध्यान रखिए बेसिकली कि आपको जो है जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं या करा चुके हैं जैसा भी आपका है, तो आप इसको ध्यान रखें कि जो अभी तक गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है कॉकटेल बेसिकली एक तरह से कि आप एक वैक्सीन दूसरा लगाए, पहला डोज और दूसरा डोज किसी दूसरे वैक्सीन का लगाए। इस पर रिसर्च जरूर चल रहा है इंटरनेशनली, लेकिन अभी तक ये अप्रूव्ड नहीं हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखें जरूर। जैसे कि अभी जो है ऑक्सफोर्ड में भी जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं फाइजर और एक्स्ट्राजेनेका का डोज मिक्स करने की, उसके अलावा जो है बेसिकली मॉडर्ना और नोवावैक्स वैक्सीन का डोज को मिक्स करने की भी बातें उस पर रिसर्च चल रहा है। तो अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ, तो इसको आप ध्यान रखें जरूर से। तो ये इसमें थोड़ा बताया भी गया वैक्सीन के बारे में, मैंने ऑलरेडी हमारा वीडियो है जिसमें मैंने बताया वैक्सीन जो कोविशील्ड कोवैक्सीन जो है या स्पुतनिक वी जो है वो किस पे बना है, उसका हम लोग कंपेरिजन एक तरह से किया है, कंपेरिजन टेबल फॉर्म में किया है। तो उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो वही चीज बताया गया है कि कोविशील्ड जैसे जो है अलग अलग दोनों जो वैक्सीन है अलग अलग तरह से बनाई गई है, अलग अलग चीजों पे बेस्ड है। कोविशील्ड जो है पीस ऑफ कोरोना वायरस डीएनए है जो कि रैप्ड इन अ काइंड ऑफ वायरस, एक वायरस के अंदर भी उसको कोरोना वायरस का डीएनए को इंक्लूड करके बेसिकली इसको बनाया गया है, जो कि चिंपांजी में इन्फेक्शन कर सकता है, आदमी में नहीं। तो इसलिए इसको दिया गया। कोवैक्सीन बेसिकली क्या इनएक्टिवेटेड एक वायरस ही है, इनएक्टिवेटेड। तो दोनों अलग अलग है, दोनों का बेस अलग अलग है, पर्पस सेम है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना, लेकिन क्योंकि वैक्सीन अलग अलग है तो उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो इसको बेसिकली आपको देखने की जरूरत है। वैक्सीन के बारे में जानकारी जरूर आप रखें, इफिकेसी क्या होता है आपका वैक्सीन का, बाकी जो कंपैरिजन है उसको आप ध्यान में रखें। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जा सकता है, तो इसको आप वीडियो जो है हमारा उसको आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पहले जो न्यूज था, इसके बाद हम एडिटोरियल्स की तरफ मूव करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा जरूर एक लाइक कर दे, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पे और बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिंक में भी नीचे में दिख जाएगा। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो पहला जो आपका एडिटोरियल है, द लॉन्ग शैडो ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल। तो ये बेसिकली नेपाल का जो अभी हमने देखा कि वहां पर डिजोल्व कर दिया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस को, और जो फ्लेक्स इलेक्शन है उसको बहुत लेट अनाउंस किया गया है, नवंबर 12 से 18। तो ये इस पीरियड बेसिकली वहां के पोलिटिकल पार्टी ने अपोज भी किया इसको कि इंटरिम पीरियड काफी लंबा है, इसको देखने की जरूरत है। तो ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा सच आपके लिए नहीं है, एग्जाम के लिए मैं कहूँ तो। बस इसमें जो इंडिया नेपाल का बाउंड्री इशू के बारे में बताया गया, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। पहले भी हमने इसको डील किया है। सुस्ता और कल्पानी जो इशू है, इंडिया और नेपाल बॉर्डर इशू, जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके प्रेसिडेंट मिस्टर ओली, उनके समय में बेसिकली पिछले साल ही ये हमने देखा था। तो इसको हम अभी डील करेंगे यहाँ पर कि ये कौन सा एरिया है, ये क्या है बेसिकली। तो कल्पानी रीजन जो है बेसिकली ये एक वैली है दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया एज ए पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट का ये एक तरह से पार्ट है, इंडिया बेसिकली अभी एडमिनिस्टर करता है, नेपाल भी इसको क्लेम करता है। तो ये इशू है बेसिकली। ये कैलाश मानसरोवर के रूट में आता है। तो काली रिवर इन कल्पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर। तो बेसिकली जो बाउंड्री हमारा नेपाल के साथ वो रिवर बेस्ड है, तो रिवर की बाउंड्री को ही हमने बेसिकली बाउंड्री माना है। तो काली रिवर जो इस एरिया में वो बेसिकली बॉर्डर डिसाइड करती है इंडिया और नेपाल का। ट्रीटी ऑफ सगौली आपने सुना होगा हिस्ट्री में, बेसिकली ये किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया ने साइन किया था आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816। इन लोकेटेड द काली रिवर, उस समय डिसाइड किया गया कि काली रिवर जो है वो बाउंड्री होगा इंडिया का विथ नेपाल। तो यही अभी तक बाउंड्री है। डिस्क्रिपेंसी लोकेटिंग द सोर्स ऑफ काली रिवर लेड टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल। तो जो डिस्प्यूट है इस रीजन के लिए, इस सोर्स क्या होगा, दोनों देशों का अलग अलग मानना है अपने इंटरेस्ट में, अपने फायदे में, कि सोर्स जो है उनका अलग अलग है, जिसके कारण जो है कुछ एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है इस रीजन में। दूसरा जो सुस्ता रीजन है बेसिकली बिहार का रीजन है, चंपारण का। ये भी बेसिकली हमने कहा कि रिवर बाउंड्री हमारी, तो यहाँ पे गंडक रिवर जो एक तरह से बाउंड्री है इंडिया और नेपाल की इस एरिया में। तो इस पर जो रिवर कोर्स, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ा कि बहुत सालों में रिवर का जो कोर्स है वो धीरे धीरे चेंज होता चला था। मान लीजिए अभी रिवर ऐसे मूव कर रही है, होता थोड़ा दिन में ऐसे मूव करने लगे। तो ये जो एरिया है बेसिकली, ये एरिया फिर प्लेन में हो जाता है, यहाँ लोग सेटलमेंट हो जाता है लोगों का, लोग रहने लगते हैं। तो ये चेंज ऑफ कोर्स के कारण जो बेसिकली क्या होता है, ये बाउंड्री डिस्प्यूट यहाँ पर देखने को मिला है।
तो टीटी ऑफ सगौली में ही गंडक को बाउंड्री दिया गया था इंडिया नेपाल का। सुस्ता जो लोकेटेड इन बैंक ऑफ गंडक रिवर, ये रीजन जो है गंडक रिवर के बैंक पर है। इट इज कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल, ये रिवर की बात कर रहे हैं हम, और ज्वाइंस गंगा इन पटना बिहार। तो टीटी जब साइन हुआ था तो सुस्ता वन द राइट बैंक ऑफ द रिवर गंडक, राइट बैंक में था, विच फॉल्स इन नेपाल टेरिटोरियल कंट्रोल, ठीक है। बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, सुस्ता अब जो क्या है लेफ्ट बैंक पे आ गया रिवर के, और अब ये इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो यही मैं बोल रहा था, बेसिकली रिवर का जो कोर्स है वो चेंज हो गया, तो जो एरियाज थे इसके जस्ट जो बैंक पे रिवर एरिया थे वो बाउंड्री उनका कभी उधर से उधर हो जाएगा, बाउंड्री उनका शिफ्ट हो गया, जिसके कारण जो बेसिकली अगर वो बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री पे था तो जो कंट्री का क्लेम जो है वो चेंज हो गया। तो ये दो रीजन इंपॉर्टेंट आपका बेसिकली प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर इंडिया नेपाल का आता है तो उसके लिए अगर कुछ फैक्ट्स अगर आप देंगे, टीटी ऑफ सगौली जैसे आप देंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट बताएंगे, तो उसमें आपका प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। ये मैप लोकेशन है छोटा सा, कल्पानी रिवर का जैसे आप देखेंगे इंडिया नेपाल का बाउंड्री है यहाँ पर ये। तो ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट है जिसका ये बाउंड्री है आपका। तो मैप लोकेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत है बेसिकली, क्योंकि बहुत बार जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैप पे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल ही है, द वेरिंग पावर ऑफ हिंदुत्व बियॉन्ड हार्टलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इन्होंने बताया है और अभी के इलेक्शन का रिजल्ट को कंपेयर किया बीजेपी का हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, बताया कि कैसे वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ एरिया में हिंदी हार्टलैंड में। इसको आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है एडिटोरियल नेचुरली सिलेक्शन। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीनेशन पॉलिसी जैसा बहुत हमने न्यूज आर्टिकल देखा है, उसी पर एक आगे का आर्टिकल है। ये बेसिकली बताया कि 18+ ग्रुप का जो अभी स्टार्ट हो गया है बेसिकली 1 मई से, और वैक्सीन की सप्लाई को शॉर्ट है, कम है, तो उस पर इन्होंने एक सजेशन दिया है कि कैसे उसको हम ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप 18+ ग्रुप में भी जो है 18+ एज ग्रुप में भी एक कैटेगरी बना दे कि कौन प्रायोरिटी ग्रुप है, प्रायोरिटी पर्सन है, उनको आप पहले वैक्सीनेट करें। गवर्नमेंट जो प्रायोरिटी पे जल्द से जल्द जो वैक्सीनेट किया जाए उनको। तो कैसे हो, क्यों ऐसा करना, पहली बात तो क्यों करना, क्योंकि सप्लाई कंसिडरेशन हमारे पास सप्लाई उतनी नहीं है वैक्सीन की ऑप्टिमल, तो इसीलिए प्रायोरिटाइजिंग जरूरी है, ताकि जो लोग जो बाहर निकलते हैं जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है उनको हम जल्दी से वैक्सीनेट करें ताकि हम इन्फेक्शन रेट को रोक सकें। तो रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, तो ये हम वैक्सीन का फायदा है। तो इसकी कभी फायदा होगा जब जो फ्रंटलाइन एक तरह से जो मेन जो प्रायोरिटी वर्कर है उनको हम पहले वैक्सीनेट करें। जैसे यहाँ पे एक स्टडी भी बताया कि वैक्सीनेशन कैसे वो रिड्यूस कर रहा ट्रांसमिशन, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी यहाँ पे एक स्टडी बताई गई तमिलनाडु में, देखा गया है कि परसेंटेज ऑफ पीपल ओवर 60 ईयर्स इन्फेक्टेड सेकेंड वेव में देखा गया कम डाउन टू बाय 7%, 7% से इनका कम इन्फेक्शन देखा गया सेकेंड वेव में, क्योंकि 60% का 60 ईयर से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी ऑलरेडी वैक्सीनेशन 1 माह से स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए इनमें सेकेंड वेव जब आया आपका अप्रैल में, तब तक वो वैक्सीनेटेड थे, तो उनको बेसिकली इन्फेक्शन रेट कम था उसमें। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने बेसिकली प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड कर रखा है। तो ऐसे इनका प्राइमरी अमंग देम बेसिकली कुछ 18+ में भी कुछ ग्रुप ज़्यादा वनरेबल है, जैसे कि आपका हो गया सर्विसेज सेक्टर हो गया, दोज हु जॉब्स मैंडेट्स इंटरेक्शन विद मल्टीपल पीपल। तो वैसे लोगों को आप प्रायोरिटी में वैक्सीनेट करें, जैसे कि बैंक एम्प्लॉय हो गए, डिलीवरी एजेंट जो डिलीवरी बॉय करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ, स्टोर वर्कर्स, वेंडर्स, लॉयर, जर्नलिस्ट। तो इनको बेसिकली लॉकडाउन में भी, इस समय भी बाहर निकलना पड़ता है, फील्ड में रहना पड़ता है, तो मल्टीपल पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, तो इनको वैक्सीनेट कराना जरूरी है। अगर वो 18 से 44 ग्रुप में भी है तो पहले आप इसको वैक्सीनेट कराएं। ऑलरेडी 3 स्टेट केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ने कुछ प्रायोरिटी इसमें सेट कर रखा है। जैसे केरला ने प्रायोरिटाइज किया है विद पर्सन्स विद कोमोर्बिडिटीज, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, डिजेबिलिटी, और 43 कैटेगरी ऑफ फील्ड स्टाफ, तो उनको बेसिकली इन्होंने प्रायोरिटी ग्रुप में रखा, इनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा 18+ ग्रुप में। कर्नाटका में भी इन्होंने किया है 18 कैटेगरी ऑफ पीपल प्रायोरिटी लिस्ट में डाला है, जैसे बैंक वर्कर हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्कर हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया। तमिलनाडु में भी ब्रॉड कैटेगरी है, डिजेबल वेंडर्स हो गए, डिजेबल हो गया, वेंडर्स हो गए, ई कॉमर्स स्टाफ, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर, दो दिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेज टीचर्स, बिसाइड मीडिया पर्सन। तो ये बेसिकली तो यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि सेंटर को क्या करना चाहिए, बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आप जो है प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड कर ले, और स्टेट को छोड़ दे कि इसमें से आप कुछ जो भी आपका लोकल कंडीशन के हिसाब से जो भी सूटेबल है उसको आप चूज करके पहले आप जो उसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो एक ब्रॉड कैटेगरी सेंटर डिसाइड करेगा, और स्टेट जो है अपने लोकल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, कौन से वर्कर ज़्यादा है, कैसा इंडस्ट्री है वहाँ का, उस हिसाब से आप उसमें से कुछ लिस्ट चूज करके उनको आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं।
तो ये बेसिकली यहाँ सजेशन दिया गया है, जब सप्लाई पूरा हो जाएगा हमारे पास तो हम एक्सपेंसिव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वैक्सीनेशन कराएं लोगों का। तो ये सजेशन है ताकि हम वैक्सीनेशन जो है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है तो इसको हम कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छा सजेशन, इसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट आपका जो है इंपेरियस मिस्टेप्स, ये बेसिकली लक्षद्वीप को लेकर के, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ के, उन्होंने कुछ अभी रेगुलेशंस लेके आए हैं तो उनको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल भी हमने देखा था, लक्षद्वीप के बारे में मैंने बताया था कुछ कुछ, तो उसी का यहाँ पे भी एक आर्टिकल है। बेसिकली लक्षद्वीप जो क्या है 36 आइलैंड्स का एक तरह से ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड्स है, जो तकरीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर में अरेबियन सी में फैला हुआ है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं प्रफुल्ल के पटेल ही बेसिकली दिसंबर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, दिसंबर 2020 में। कुछ जो कंटेंशस इश्यूज है वो है आपका है, पहला ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 ड्राफ्ट स्टेज में है। इंडिया बहुत पावर देता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो लैंड ले सकते हैं एंड फोर्सिबली रिलोकेट पीपल, जो उस लैंड पर है उसको फोर्सिबली रिलोकेट करे। हार्श पनिशमेंट टू दोज हु रेसिस्ट, जो रेसिस्ट करेंगे उसको पनिशमेंट। इसके अलावा क्या है इस रेगुलेशन में कि कंजम्पशन और सेल ऑफ बीफ जो वो बैन है, लेकिन वहाँ पे फूड हैबिट जब लोगों की है ना, बहुत सारे लोग जो है बीफ खाते हैं वहाँ पे मेजोरिटी, इसका हम आगे डेटा भी देखेंगे। तो ये एक तरह से क्या कि गलत है, वहाँ के कम्युनिटी के हिसाब से, वहाँ कल्चर के हिसाब से आपको रहना है, कल्चर को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पनिशेबल ऑफेंस कर दिया कि 7 साल का आपको पनिशमेंट हो सकता है इसमें। उसके अलावा दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन कैन नॉट कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन। तो ये सब बेसिकली रूल जो है यूनिलैटरली इन्होंने बनाए हैं। एनीवन कुड बी हेल्ड इन प्रिजन विदाउट रीजन फॉर ईयर अंडर द न्यू गुंडा एक्ट। तो गुंडा एक्ट इन्होंने लागू कर लिया, जबकि वहाँ पे क्रिमिनल रेट बहुत ही कम है, लो बहुत कम क्राइम रेट है, तो यहाँ पे गुंडा एक्ट लागू करने की आपको जरूरत नहीं है, इसका मिसयूज हो सकता है। इसके अलावा जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो बेसिकली जो मेन उनका ऑक्यूपेशन है वहाँ पे लोगों का, तो ये रेगुलेशन के कारण द डिनाई देम एक्सेस टू कोस्ट लाइन, तो उनको कोस्ट लाइन का एक्सेस डिनाई कर दिया गया, जिसके कारण उनकी रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा उनके जो झुग्गी झोपड़ी होती है बेसिकली समुद्र के किनारे, अगर हम देखें फिशर्स जो मछुआरे के होती है, उसको भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। सेट्स ऑफ इन द कोस्टल एरिया हैव बीन डिमोलिश, गवर्नमेंट डिमोलिश कर दिया, कहा कि ये कोस्ट गार्ड एक्ट का वायलेशन है। तो ये सब कुछ कुछ जो स्टेप्स लिए गए जिसका प्रोटेस्ट हो रहा है नेशनल लेवल पर भी, और कुछ एमपीज ने लिखा भी है प्रेसिडेंट को कि इनको आप रिकॉल बैक करें, इनको यहाँ से हटाएं, क्योंकि ये रूल जो है रेगुलेशन जो वहाँ के कल्चर को हैम्पर कर रहा है। इसको हम आगे भी देखेंगे, 2 आर्टिकल है हमारा। तो बेसिकली जो रेशनल क्या कारण था यूनियन टेरिटरी बनाने का, तो प्रोटेक्ट द अनयूनिक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिचुएशंस ऑफ द इनहेबिटेंट। ये बेसिकली मेन रीजन है कि आपने एक छोटे से जगह को भी एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, अलग तरह से आप रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अलग उनका कल्चर और हिस्ट्री है, जैसे कि ट्राइबल के केस में होता है। ट्राइबल में जैसे कि हमने देखा है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनका जो अलग रहन सहन, अलग कल्चर, अलग हिस्ट्री है, तो उनको अलग तरह से रूल चाहिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। वो इसी कारण से बेसिकली इस यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था। लेकिन ये जो आप स्टेप्स ले रहे हैं बेसिकली आप इसका जो कल्चर है उसको आप कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल एडिटोरियल द एंड ऑफ द रोड फॉर इंडिया जीएसटी, तो ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 43rd मीटिंग मई 28 को। तो इसका बेसिकली उन्होंने पॉलिटिकल कलर दिया है, इस तरह से पूरे आर्टिकल में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकली इन्होंने बताया कि गलत है एक तरह से कि मीटिंग आपको करनी चाहिए। जो जीएसटी काउंसिल जो है बेसिकली उसमें डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है कहीं भी। तो ये सब चीज़ बेसिकली पॉलिटिकल बताया इन्होंने, कुछ फैक्चुअल या जो आपका एग्जाम के लिए मैं कहूँ तो उतना कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी काउंसिल क्या है बेसिकली कॉम्पैक्ट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो सेंटर का ट्रस्ट का है एक तरह से, जिसको कि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जीएसटी काउंसिल जो है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बीजेपी रूल स्टेट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेसिकली एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हम देख रहे हैं जो कि सही नहीं है। 15 फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट फॉर्मली एक्नॉलेज दैट जीएसटी हैड बीन फॉर्म एन इकोनॉमिक फेलियर दैट डिड नॉट डिलीवर ऑन इट्स अर्ली प्रोमिसेस। तो ये बेसिकली इनिशियल रिपोर्ट में कहा गया था। तो इसमें कुछ कुछ जो इश्यूज हैं अभी भी जो कहा जाता था, पहला तो मल्टीपल टैक्स रेट स्ट्रक्चर है। आपका जीएसटी जो होना चाहिए वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, तो आपने जो मल्टीपल टैक्स रेट कर रखा जिससे कंफ्यूजन हो रहा है। टैक्स स्लैब्स कुछ हाइयर टैक्स स्लैब्स भी हैं ज़्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स फाइलिंग वो है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को बेसिकली रिजॉल्व किया भी गया गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन तभी भी इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। मेन जो इनका इस आर्टिकल का फोकस है कि ट्रस्ट जो है बेसिकली आप डेवलप करना चाहिए आपको जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से इकोनॉमी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इकोनॉमिक फेडरलिज्म दोनों जो एक तरह से अच्छे से चल सके। इसी का बेसिकली उन्होंने बताया है।
तो फिजिकल ऑटोनॉमी ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की चली गई है एक तरह से कहा जाए तो। इसमें तो कुछ कंपनसेशन का प्रोविजन था कि जुलाई 2022 तक जो है हम कंपनसेट करेंगे 14% अगर ग्रोथ ऑफ टैक्स रेवेन्यू अगर नहीं होता स्टेट का तो जितना कम रहेगा ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू का उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी जैसा कि हम जानते हैं। तो इसी का बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये जो है गवर्नमेंट को चीज़ों पर देखना चाहिए कि जो प्रॉमिस है बेसिकली एक तरह से जो स्टेट ने आप पे फेथ किया ट्रस्ट किया वो बना रहे हैं। तो कुछ वैसा कुछ इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपका एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है लूजिंग इन द वे विथ अ मैप, तो ये बेसिकली जो है कल्चर को लेकर के है, इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री का कल्चर बजट का लेकर के और उनका कुछ जो मिशंस हैं जो प्रोग्राम स्कीम्स है उसको इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ वहाँ पे लूप होल्स है। तो पहला तो इन्होंने कल्चर को बताया कि हमारे यहाँ जो कल्चर है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ज़्यादा बजट नहीं मिला है और कल्चर पे हम ज़्यादा हमारा तक फोकस नहीं है। पहले इन्होंने बजट नंबर्स देखा है तो वाइल एलोकेशन कल्चर के लिए जो एलोकेशन जो है लास्ट 10 साल से ही कम ही रहे हैं, लेकिन लास्ट 5 साल में और भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी जो बेसिकली 0.07% ऑफ बजट सिर्फ जो है आप कल्चर मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, कल्चर पे दे रहे हैं। 2021-22 की बात करें तो जस्ट 2688 करोड़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एलोकेट किया गया, जो कि बहुत ही कम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर क्या क्या आता है भाई, 3 एकेडमीज है, 70 म्यूजियम्स हैं, 3 नेशनल गैलरीज हैं, सेवरल नेशनल लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, कल्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है एंड कला क्षेत्र, जनरल कल्चरल सेंटर्स एंड मोर। ये सारा बेसिकली ये मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके लिए इनको फंड जो है अच्छे चाहिए थे, लेकिन फंड जो गवर्नमेंट कम दे रही है जिसके कारण बेसिकली ऑब्वियस सी बात है आपका जो कल्चर डेवलपमेंट पे, इंडिया कल्चर डेवलपमेंट पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बेसिकली पेंडेमिक के कारण जो बहुत सारे आर्टिस्ट और आर्टिजन्स को नुकसान पहुंचा है उसको गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, बट बजट इतना कम है तो वो कैसे हेल्प होगा। कॉन्ट्रास्ट जैसे कि बेसिकली उन्होंने दूसरे देशों का बताया, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उन्होंने वहाँ एलोकेशन इंक्रीज किया है कल्चर के लिए, यहाँ पे हमने डिक्रीज किया है। और उसके बाद और क्या प्रॉब्लम है, वैकेंसीज बहुत सारी है बेसिकली। अगर हम मिनिस्ट्रीज में देखें, ड्रामा बेसिकली जो स्कूल्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, तकरीबन 30 से 70% की वैकेंसी है, स्टाफ्स कम है और लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, जो कि मान लीजिए म्यूजियम्स है तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए जो उनको प्रिजर्व करके सही तरीके से रख सके, तो वो सब हमारे पास नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि कल्चर को कैसे हम प्रिजर्व करके रखें। नेक्स्ट जो आपका इन्होंने बताया, एब्सेंस ऑफ ए कम्प्रिहेंसिव कल्चरल मैप, इंडिया का कल्चरल मैप कुछ नहीं है जिसमें कि हम चार्ट, ज्योग्राफीज, आर्टिस्ट, रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि पूरी तरह से एक सारा कुछ हो कि जहाँ पे आर्टिस्ट का लोकेशन भी तरह से हो, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ, इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ है, फाइंड द गैप्स एंड इंश्योर ऑप्टिमल फंड क्लियरेशन। तो ये बेसिकली मिसिंग है जिसको कि यहाँ पे इन्होंने फोकस में रखा है। बेसिकली एक मिशन था गवर्नमेंट का 2015 में जो उन्होंने लॉन्च किया था, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। जबकि ये स्टार्ट हुआ बेसिकली ऑफिशियली 2017 में स्टार्ट हुआ, 3000 करोड़ का प्लान था और अभी तक बहुत ही कम इसमें पैसा एलोकेट हुआ है। ये क्या था बेसिकली, वाज सपोज टू बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग आर्टिस्ट इन ब्लॉक लेवल बट दिस वाज अबंडन एज देयर वर नो आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या था बेसिकली, हम आर्टिस्ट जो है लोकल लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन आर्टिस्ट है, उसको मैप किया जाएगा ताकि उनका लोकेशन मैप हो सके और वो क्या काम करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट अगर कोई रिसोर्सेज उनको दे सके, उनका यूज कर सके, लोग भी उस मैप का यूज कर सके। सॉरी, तो मैपिंग करता क्या है, इट कैन क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ दैट एनीबॉडी कैन प्लग इन टू, दस बिकमिंग रिसोर्स फॉर द मीडिया, रिसर्चर्स एंड फंडर्स। तो सभी के लिए ऑब्वियस बात, अगर मैप आपके पास होगा जिससे कि बताया जाए भाई यहाँ यहाँ कल्चर इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ यहाँ इस चीज़ के आर्टिस्ट है यहाँ पर, उसके अलावा एकेडमिक्स कहाँ कहाँ पर है। तो ये बेसिकली क्या होगा, जो अगर कहीं पे आपको रिसर्चर्स है तो वो फंडर है जो फंड करना चाहता है कल्चर को, फॉरेन फंडर इन, तो उनको पता होगा भाई यहाँ पे आर्टिस्ट को, इस चीज के आर्टिस्ट है यहाँ पे, ये मतलब वो बनाते हैं, वो सामान की डिमांड है तो वहां पे उसको फंड करके उस चीज को, वो उस कल्चर को ग्रो किया जा सकता है। तो ये मैप का हेल्प होगा, डेटाबेस का हेल्प होगा। तो ये बेसिकली डेटाबेस का यूज है। इट कैन फॉर इंस्टेंस लोकेट डिलीट सिनेमा, रिनोवेट इट्स ऑडिटोरियम, कोई सिनेमा हॉल ऐसा है तो उसको रिनोवेट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं अगर आपके पास डेटाबेस होगा तो। ये बेसिकली उन्होंने बताया कि डेटाबेस क्यों जरूरी है। और इसके बारे में बताया कि दे जी टाइटल, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स है, बेसिकली हॉलो प्रोग्राम्स है आपका, जिसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो बनाया गया आपने, जैसे कि हमारी संस्कृति हमारी धरोहर पहचान, तो इसे इसमें कुछ काम नहीं हुआ, बस आपने जो है लैंग्वेज छोड़ करके रख करके छोड़ दिया है। तो कल्चर मैप कुड बी वाइटल टूल। तो बेसिकली ये कल्चरल मैप क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप
समझ सकते हैं इससे, और कल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल आर्टिकल है, टैकलिंग रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये बेसिकली इसमें इकोनॉमी को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए और जो पेंडेमिक को देखते हुए कि सजेशन दिया गया कि पीडीएस और मनरेगा को गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो जैसा आप जानते हैं सारे बहुत सारे स्टेट लॉकडाउन में है, तो लिवलीहुड स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर पे और माइग्रेंट वर्कर पे, रूरल पुअर पे काफी इफेक्ट हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि काम रोजगार उनका ठप है और मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सर्वे हुआ था, बेसिकली इसका हमने पहले भी देखा है, ट्यूटोरियल में आया था, हंगर वॉच सर्वे जो किया गया था, राइट टू फूड कैंपेन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडी, जिन्होंने मिलकर के अक्टूबर 2020 में सर्वे ये किया था और कंपेयर किया था प्री लॉकडाउन सिचुएशन लास्ट ईयर सिचुएशन इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में कैसा सिचुएशन था और प्री लॉकडाउन के समय कैसा सिचुएशन था, ये दोनों को इन्होंने कंपेयर किया है। कुछ 4000 हाउस होल्ड्स का इन्होंने सर्वे किया, उनसे बात पूछा, कुछ चीजें 11 स्टेट को इन्होंने कवर किया और मेनली लो इनकम कैटेगरी राइज इन इनफॉर्मल सेक्टर, ये इन्होंने बेसिकली देखा है। इसमें देखा कुछ इन्होंने कि क्या बहुत सारे हाउस होल्ड, जो 47% हाउस होल्ड जैसे कि कोई इनकम नहीं था उनके पास अक्टूबर 2020 में, 40% जो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो गया, क्वांटिटी 46% में देखा गया कि उनको एक समय का खाना जो है स्किप करना पड़ गया इकोनॉमी के कारण, उनके इनकम के कारण। तो ये बेसिकली उनका मोटा मोटी जो है पाया गया उनमें। तो सजेशन इन्होंने क्या दिया बेसिकली, अर्जेंट नीड टू स्ट्रेंथन पीडीएस सिस्टम को और मनरेगा को गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है प्रधानमंत्री आपका गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत एक पैकेज दिया है कि भाई जो है जो लोग जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस सिस्टम से कवर्ड है, राशन कार्ड धारक है, उनको 5 kg फ्री फूड गेंस दिया जाएगा 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए। इसका इन्होंने बोला कि इसको इससे कुछ नहीं होने वाला, इसको आपको एक्सपेंड करना चाहिए। कवर इमीडिएटली एंड इंक्लूड ऑल एलिजिबल हाउस होल्ड, जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड उसको आप इंक्लूड कीजिए, भले वो राशन कार्ड उनके पास हो ना हो। तो तकरीबन जैसा कि हम जानते हैं 100 मिलियन पीपल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रेशन कार्ड इश्यूएंस सिस्टम, क्योंकि डेटाबेस पुराना है आपका, तो आपको जो सभी को इंक्लूड करना चाहिए इसमें। और जो फूड ग्रेन आप दे रहे हैं दो महीने के लिए, उसको बढ़ाकर कम से कम आपको 1 साल के लिए देना चाहिए पेंडेमिक को देखते हुए। और ये भी ने कहा कि इंडिया में बहुत प्रोक्योरमेंट जो है अच्छा खासा हुआ था लास्ट ईयर, राइस और वीट का रिकॉर्ड अमाउंट अपने गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम पीडीएस सिस्टम से उनको फूड ग्रेन को दे। दूसरा जो मनरेगा का इन्होंने कहा है, मनरेगा में बेसिकली एलोकेशन जो हुआ बेसिकली 73,000 करोड़ इस साल बजट में किया गया है और एक एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 4% इन वेजेस गवर्नमेंट ने दिया है। जबकि इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पे फंड जो है लोकेशन फंड ये अबाउट 38,500 करोड़ कम है लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टीमेट से, जो आपने इस साल फंडिंग दी है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है बेसिकली, तो एक तो पहली बात तो आपको जो है पर डे पर्सन जो है बढ़ाने की जरूरत है, बजट आपको बढ़ाने की जरूरत है। तो 75-80 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर फॉर 6.5 करोड़ फैमिलीज, तो ये अभी बेसिकली कम है। बजट को बढ़ा करके आपको जो है और ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने की जरूरत है। साथ ही साथ इंक्रीज आपने 4% का वेजेज में दिया है, वो कम है, एटलीस्ट 10% वेजेज का इंप्रूवमेंट हाइक होना चाहिए। और इसीलिए इसके लिए आपको बजट कम से कम तकरीबन 1.4 लाख करोड़ होने की जरूरत है। तो ये बेसिकली 2 स्कीम्स का इन्होंने बताया, ये हमने पहले भी देखा है। ये 2 स्कीम जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपका, स्पेशली अगर पेंडेमिक को देखें, इसको इम्प्रूव करने की, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साथ ही साथ एक और सजेशन जो आता है आपका कि अर्बन एरिया में, क्योंकि मनरेगा जो रूरल एरिया के लिए है, अर्बन एरिया में भी आप जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाएं, ताकि अर्बन जो पुअर है, अर्बन जो अनएम्प्लॉयड हो गए लोग, उनको भी एक रोजगार मिल सके और इनकम का सोर्स मिल सके। ये बेसिकली लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का कुछ डेटा पॉइंट इन्होंने दिया है, जिसको आप थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे वो जो रेगुलेशंस है वो इफेक्ट कर रहे हैं वहाँ के कल्चर को। तो ये देखिए इसकी ट्राइबल पॉपुलेशन देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, 94.8% लोग जो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। फॉरेस्ट कवर देखें तो 97% लैंड जो है कवर्ड है फॉरेस्ट से। मुस्लिम पॉपुलेशन देखें तो 96.5% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स का यहाँ पर है, हाईएस्ट इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ जो है बीफ कंजम्पशन पे बैन कर दिया गया, तो उसका इन्होंने बताया कि बीफ कंजम्पशन जो तकरीबन 65% लोग जो वहाँ के इनहेबिटेंट जो है बीफ कंज्यूम करते हैं, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। तो ये मतलब वहाँ के कल्चर में एक तरह से है। रिपोर्टेड मर्डर्स, क्राइम रेट कैसा है वहाँ पे, तो 0 मर्डर रिकॉर्डेड 2017 में। तो क्राइम रेट इतना कम है, तो आपको गुंडा एक्ट लागू करने की जरूरत नहीं है।
अल्कोहल कितना लोग वहाँ पे लेते हैं, तो सिर्फ 7% मैन जो कंज्यूम अल्कोहल। तो वहाँ पे आपने जो अल्कोहल अलाउ किया है वो गलत है, एक तरह से कल्चर में नहीं है, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। बीपीएल पॉपुलेशन अगर हम देखें बिलो पॉवर्टी लाइन, वो 3% लिव बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन, सेकंड लोवेस्ट इन इंडिया। इन सब चीज़ों का इन्होंने देख के बताया कि वहाँ के जो डेटा पॉइंट्स है वो बताते हैं कि वहाँ पे जो आपने रूल्स लाए हैं वो वहाँ का जो हिस्ट्री है, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो डेमोग्राफी है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसा आपको रूल नहीं लाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जो कि वहाँ के डेमोग्राफी के अगेंस्ट हो। इन फैक्ट्स को आप बेसिकली लिख करके काउंटर कर सकते हैं गवर्नमेंट का रेगुलेशंस को आंसर्स में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, पैनल टू इन्वेस्टिगेट चार्जेज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन मेकेदातु। ये बेसिकली जो है कर्नाटका ने जो है कुछ प्रोजेक्ट्स जो है रिवर कावेरी पे कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ज्वाइंट कमेटी बना करके बनाया है कि वो एलिगेशंस जो उस पर लगाए जा रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट को हैम्पर करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। बेसिकली ये क्या है प्रोजेक्ट हम समझ लेते हैं। ये जो है कहते मतलब द गोड्स लीप, ये एक जॉर्ज है बेसिकली, डीप जॉर्ज, जो कि कन्फ्लुएंस ऑफ कावेरी और उसके ट्रिब्यूटरी अर्कावंती के कन्फ्लुएंस पे ये पड़ता है। ये कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये मैप भी आपका समझ में आ गया, ये कहाँ पर इसका प्रोजेक्ट क्या है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली एम्स टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज फॉर बेंगलुरु सिटी। तो बेंगलुरु के लिए बेसिकली पानी यहाँ पे स्टोर और सप्लाई किया जाएगा बेंगलुरु शहर के लिए, और 400 मेगावाट की बिजली भी प्रोड्यूस करने का अनुमान है इस प्रोजेक्ट से। तमिलनाडु इसको अप्रोच कर रहा है कि इससे क्या होगा, मोर स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट होगी कावेरी रिवर पे। कावेरी जैसा हम जानते हैं डिस्प्यूट्स आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो कावेरी रिवर पे जो बेसिकली डिस्प्यूट रहा है, तो ये स्टोरेज अगर आप करेंगे कावेरी के, तो जो फ्लो है रिवर का जो तमिलनाडु में जाता है, जो लोग वहाँ पे डिपेंडेंट है इरिगेशन पे, उसके जो वहाँ की लाइफलाइन एक तरह से एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, पानी जो है कम पहुंचेगा, जितना उनको जरूरत है उससे कम पहुंचेगा। ये बेसिकली तमिलनाडु ने एलिगेशंस लगाए हैं। ये आपका मैप तकरीबन ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ये एरिया है आपका, ये रीजन है मेघालय, और ये बेसिकली कावेरी रिवर के पर सिचुएटेड है। कावेरी रिवर का भी थोड़ा फैक्ट्स हम देख लेते हैं, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है आपका, तो ये रिवर जो है ब्रह्मगिरी हिल्स पे स्टार्ट होती है वेस्टर्न घाट में, साउदर्न कर्नाटका स्टेट में। 3 स्टेट इसके फ्लो में आते हैं बेसिकली रिवर बेसिन में, तमिलनाडु और कर्नाटका मेन है, और केरला भी इसमें आता है, पुदुचेरी। पुदुचेरी बेसिकली यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें बेसिकली कावेरी जो डिस्प्यूट था, जो मेनली जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। कुछ ट्रिब्यूटरी जो है हेमावती है, लक्ष्मण गीता है, कबानी है, अमरावती है, नोएली है, भवानी रिवर, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है। एक ट्रिब्यूटरी जो हमने अभी देखा, तो वो सब इनकी ट्रिब्यूटरीज है। तो प्रीलिम्स में बहुत पूछा था कि कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी है, कहाँ पे राइज होता है, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, एनसीएलटी ऑर्डर लिक्विडेशन ऑफ देवास। तो ये जो देवास आपका मल्टीमीडिया कंपनी थी जो स्पेस में डील करती थी, तो उसमें बेसिकली एनसीएलटी ने ऑर्डर किया है कि आप इसका लिक्विडेशन करें, क्योंकि कंपनी फॉर्जरी थी और प्रिवेंट इन फ्रॉम परपेचुएटिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। फॉर्जरी कंपनी देख सकते ही, company was not only incorporated in fraudulent manner to carry out unlawful purposes, but also its management continued to resort to fraudulent activities। तो ये बेसिकली एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने देखा है कि फ्रॉडुलेंट कंपनी थी, इसको आप लिक्विडेट करें। इसका जो लिक्विडेशन प्रोसेस, बैंक्रप्सी प्रोसेस जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत इसको स्टार्ट करें। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है आपका पॉइंट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये गवर्नमेंट बेसिकली 2016 में इसको लेके आई थी कोड को, जिसके अंदर जो है बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स जो चालू होती है, कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी हो जाता है, बैंक्रप्ट हो जाता है, तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, बैंकों ने जो उस पर कर्जा दिया है वो कैसे बैंक को वापस मिलेगा, वो सारा इसमें प्रोसीजर डिफाइंड है। इसका हमारा अलग से वीडियो है, उसको जरूर आप देखें, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ताकि आप इस प्रोसीजर को, इस चीज को समझ सके। इसमें एनसीएलटी के बारे में क्या है, डीआरटी क्या है, और कैसे ये प्रोसीडिंग होती है, क्या क्या रूल है, इसको आप जरूर समझें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, सेंटर सीज कंप्लायंस रिपोर्ट फॉर्म इंटरमीडिएट। जैसे हमने कहा, वो जो आईटी रूल इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें क्या था कि आपको जो है कंप्लायंस जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो है, जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर है, उनको कुछ एडिशनल कंप्लायंस करना था, कुछ रूल्स को फॉलो करना था। जैसे कि आपको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, नोडल पर्सन अपॉइंट करना, और रेसिडेंट ग्रीवांस एडिशनल ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको चिट्ठी लिखी है कि आप भाई आपने 3 महीने में क्या किया, आपको जो है ये डिटेल जो है कंप्लायंस रिपोर्ट आपको अभी जल्द से जल्द आप सबमिट करें गवर्नमेंट को।
तो ये बेसिकली यहाँ पर उसका है। तो ये जैसा मैंने कहा कि इसका जो हमारा आर्टिकल है, वीडियो जो है उसको आप देखें ताकि आपको समझ में आए क्या क्या कंप्लायंस या रूल्स के अंदर में स्पेशली क्या क्या है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, एक्सपर्ट सीक्स टू डिस्पेल वैक्सीन फियर। तो ये बेसिकली कुछ एक व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहा था कि फ्रेंच साइंटिस्ट बेसिकली नॉर्मन लॉरेट जो है उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन इन द पेंडेमिक वाज लीथल एंड देयर वाज एसोसिएशन बिटवीन राइजिंग वैक्सीनेशन एंड डेथ केसेस। ये इन्होंने सजेस्ट किया है, ऐसा एक व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है। तो इसको इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये बेसिकली वैक्सीन फियर को हटाने का ये गलत है मैसेजेस, बेसिकली ये सही नहीं है। इसमें जब कहा जा रहा है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, व्हेन एंटीबॉडीज टू एन इन्फेक्शन कैन समटाइम एग्रेवेट इन्फेक्शन और ट्रिगर टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो ये बेसिकली इसको इन्होंने हाईलाइट किया था अपने इंटरव्यू में कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट जो होता है जब व्हेन एंटीबॉडीज टू एन इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन जैसे वायरस इन्फेक्शन अभी जो देख रहे हैं कोरोना का, तो एंटीबॉडी टू एन इन्फेक्शन कैन समटाइम जो बेसिकली क्या जो एंटीबॉडी हम डेवलप कर रहे हैं वैक्सीन लेकर के, वो बहुत बार कभी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन को और बढ़ा दे और या फिर वो कोई रिस्पिरेटरी डिजीज जो डिसऑर्डर जो है वो स्टार्ट कर दे बॉडी में। तो ये वैक्सीन के केस में हो सकता है, वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उसके केस में हो सकता है। तो इसको वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को डेवलपर को देखने की जरूरत है, इस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। इसी पर बेसिकली इन्होंने अपने जो इंटरव्यू में कहा था, it is antibodies produced by virus that enable infection to become stronger. It is what we call antibody dependent enhancement, which means antibody favor a certain infection. तो ये देखा जाता है, इसमें मतलब है कि एंटीबॉडी जो है आपने एक वायरस के अगेंस्ट कुछ इन्फेक्शन ले लिया है, लेकिन दूसरा वायरस हो सकता है इन्फेक्शन को और बढ़ा दे इस चीज के कारण। तो ये इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको जो डॉक्टर्स ने इसको गलत कहा है कि बेसिकली इम्यून सिस्टम में ऐसा नहीं है, हमने जो वैक्सीन बनाया गया है वो सही है और ये इसमें न्यूट्रलाइजिंग जो इम्यूनिटीज है वो सही से काम कर रही है। लेकिन हाँ, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को देखने की जरूरत है, ये सही से काम करता है, कुछ निगेटिव अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसको स्टडी किया जाए। Vaccination was a method to teach immune system to trigger antibodies and specialized immune system cell in case of future infections by actual virus। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन का काम होता है कि इम्यून सिस्टम को हमारे बताता है, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है कि भाई आपको एंटीबॉडी कब ट्रिगर करना है, और जो हमारे स्पेशलाइज इम्यून सिस्टम है उसको बताता है कि फ्यूचर में कभी वायरस आता है सेम वायरस, तो उसको आप कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे आप लड़ सकते हैं। और दे आर बोथ न्यूट्रलाइजिंग एंड नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होता है और नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है। तो ये प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन में, पोटेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया है डॉक्टर्स ने कि ये अभी यहाँ पर इस केस में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 2 बार आ गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक, टेलीग्राम पे आप इसको शेयर कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पे। और जो इसको सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमने जैसे आर्टिकल बताया डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जो है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स जो वीडियोज हैं उसको आप जरूर देखें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन जो है और अच्छे तरीके से हो जाएगा। और आपका जो एनसीईआरटीज का और इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे जो वीडियोज हैं उसको भी आप जरूर देखें, ताकि जो अगर आपका कोई डाउट हो तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।